नमस्ते। एजुकेशन वर्ड्स में आपका स्वागत है। आप सब क्लास 11 के राजनीति विज्ञान के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने पहला चैप्टर शुरू किया था संविधान क्यों और कैसे। यहाँ से राष्ट्र की बुनियादी पहचान, इससे पहले का हमने अपनी पहली वीडियो में अध्ययन कर लिया है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है अच्छे से। अगर उसमें आपने नहीं देखा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां जा करके वो पहला वीडियो इसका देख सकते हैं। आज हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान। हर राष्ट्र होता है सभी, जहां उस राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, ये एक भावना है जो हमें अपने देश से जोड़ती है। अब इसकी पहचान क्या, हर राष्ट्र की कोई ना कोई पहचान होती है। जैसे हमारे राष्ट्र की ध्वज है, तिरंगा झंडा है ना, वो हमारी पहचान है। हमारा एक संविधान है, हमारा एक राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है, ये सब हमारी क्या है, बुनियादी पहचान है। इसका अर्थ है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है, और इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। जैसे हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपना बनाया, इसके लिए पहले सब सहमत हुए ना, इसीलिए हमने राष्ट्रगीत घोषित किया, तो इसके लिए भी सभी सहमत हुए ना। तो यानी कि कोई भी बुनियादी नियम होते हैं उनको सहमति की आवश्यकता होती है। हम पर शासन कैसे होगा, शासकों में कौन कौन लोग होंगे, संविधान बनने के पहले हमारी अनेक प्रकार की पहचानें या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियम और सिद्धांत पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत पहचान बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। तो संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। क्या देता है बताइए? संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद ये संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों ने स्वीकार किए गए हैं। यानी कि बुनियादी जो नियम है वो सब देशों के संविधानों ने इसको स्वीकार किया है। हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम इसको कि कितने प्रकार की सरकारें, हमने 10वीं में भी कुछ पढ़ी होंगी, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, लोकात्मक, ये सब किस प्रकार की है, लोकतंत्रात्मक। हाँ, ये सारी सरकार के प्रकार हैं, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन अपनी पहचान की अवधारणा को अंगीकार करने में वह एक दूसरे से क्या होती है, भिन्न। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं को समृद्ध से बनते हैं। राष्ट्र में रहने वाले समूह कई तरीके से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। हमें ध्यान है हिटलर कौन था, जर्मनी में चांसलर था ना, वो चांसलर बना 1933 में। हमने 10वीं के एसएसटी की बुक में पढ़ा था, ठीक है। और उसने वहां अपनी तानाशाह स्थापित की थी, तो उसने ये जर्मन नस्ल को जो वहां स्थापित किया था, संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरा और भारतीय संविधान जातीयता नस्ल को नागरिकता के आधार पर मान्यता नहीं देता। भारत में नस्ल को और जाति को नागरिकता का आधार नहीं माना गया है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती है, और यह संबंध उस देश की राष्ट्र की पहचान बन जाता है। अब देखते हैं हम संविधान की सत्ता समझते हैं ना, शक्ति, पावर, ठीक है। इसमें हमें देखना है, ये देखो हमारे संविधान की शक्ति क्या क्या है, संविधान हमारा क्या क्या कर सकता है, इसकी कुछ शक्तियां हैं। इसमें देखो, सरकार किसी भी, भारतीय संविधान के प्रावधान है, इसमें बताना हमें क्या कार्य कर सकता है संविधान। सरकार किसी भी नागरिक को किसी धर्म का पालन करने या न करने की आज्ञा नहीं दे सकती। ये किसकी शक्ति है, संविधान की शक्ति है। सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाती है, यानी अंकुश लगाती है कि सरकार ये निश्चित नहीं कर सकती कि कौन व्यक्ति क्या धर्म अपनाएगा, ठीक है। सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास करना आवश्यक चाहिए। यानी कि सरकार का ये कार्य है, उसको कर्तव्य है कि संपत्ति की असमानता को कम करना चाहिए। यानी कि जिसके पास अधिक संपत्ति, टैक्स लगाती है ना सरकार, टैक्स लगाते के उसकी की संपत्ति पे कुछ उससे वसूल करती है, और उस वसूल की हुई संपत्ति का क्या करती है, कल्याणकारी कार्यों में उपयोग लेती है।
तीसरा, राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है। हमें पता है कि राष्ट्रपति जो होता है देश का संवैधानिक प्रमुख होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्र का जो प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। और वो क्या करता है? सरकार के प्रमुख की नियुक्ति करता है। ठीक है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसका सभी को पालन करना पड़ता है, यानी कि संविधान के अनुसार हर सरकार को काम करना पड़ता है, हर व्यक्ति को काम करना पड़ता है। कोई भी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको सजा मिलती है। ठीक है। भारतीय नागरिकता किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। भारत का नागरिक होता है, चाहे वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, नस्ल का हो, उसे इससे इंगित नहीं किया जाता। वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक कहलाता है। अब इन कार्यों से अधिकतर समाज में एक संविधान होता है, ये हमें समझ में आ गया। और लेकिन संविधान के बारे में हम 3 और प्रश्न कर सकते हैं। क्या क्या? संविधान क्या है? बताया था ना पिछले वीडियो में। ध्यान है, संविधान क्या है? लिखित अलिखित दस्तावेज है। संविधान कितना प्रभावी होता है, यानी सरकार को चलाने में, देश के शासन को चलाने में संविधान प्रभावी होना चाहिए। क्या संविधान न्यायपूर्ण है? अगर संविधान न्यायपूर्ण नहीं होगा तो क्या सरकार न्यायपूर्ण बनेगी? नहीं बनेगी। अधिकतर देशों में संविधान को एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। लिखित मैंने पहले ही समझा दिया तुम्हें। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं। ठीक है। जैसे लेकिन कुछ देशों का संविधान, जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि इंग्लैंड का जो संविधान है अलिखित है। वो उसके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिस सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। और हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया। इसको अंडरलाइन करना। संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो सरकार के कार्यों का करवाने में प्रयास करता है। इसको अंडरलाइन करके अच्छे से याद करना। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं, वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी होना चाहिए। लिख तो दिया लेकिन प्रभाव में नहीं आया तो संविधान क्या संविधान हुआ? संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हमें देखना है संविधान को प्रचलन लाने का तरीका, यानी कि हमारा जो संविधान बन गया है, लिख दिया गया, उसको प्रचलन में यानी कि उसको कार्य पद्धति में कैसे लाया जाए। कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, उसके पास इसके बनाने की शक्ति क्या थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी हो गया क्योंकि वे संविधान सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते थे जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कार्य नहीं करते थे कि लोग उन पर विश्वास करें। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान जैसे कौन से? भारत का सफल संविधान है ना। आज कितने साल हो गए भारत के संविधान यथावत है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान और अमेरिका के संविधान, ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया था। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब बनाया? औपचारिक रूप से दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 के मध्य हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का जो लंबा इतिहास था उससे प्रेरणा लेकर के भारतीय संविधान बना। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का क्या था? अटूट विश्वास, और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से क्या था? सीधा संबंध था, संवाद था। यानी कि जो हमारे नेता थे जिन्होंने संविधान बनाया वो सीधे समाज से निकल कर गए थे और उन्हें समाज की चिंता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही एक कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली और संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। अब कुछ लोगों ने अपने संविधान का भरपूर जनमत संग्रह कराया। सभी लोग अपनाए जाने वाले संविधान के पक्ष विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं कराया गया, लेकिन इससे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी। क्योंकि हम भारतीय हमारी जो प्रस्तावना है उसको पढ़ते हैं ना, उसमें पहले ही लाइन लिखी हुई है, हम भारत के लोग, यानी कि भारत ने इस चीज को, भारत की जनता ने संविधान को समर्थन दिया। लोगों ने इसके प्रावधानों पर अमल कर उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता को संभावना सुनिश्चित करता है। पहला क्या हुआ? संविधान को सफल बनाने में निर्माताओं की भूमिका। दूसरा,
संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी जो संविधान में एक प्रावधान किए गए नियम बनाए वो कितने मौलिक हैं, ये इस आधार पर संविधान की विशेषता सफल बनाने में उसको काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहाँ अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। आदर क्यों करेंगे? जब उनकी खुद की इज्जत की गई होगी। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह या महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। क्यों मानेगा संविधान को? जब उसकी पहचान ही नहीं रहेगी तो संविधान को क्यों मानेगा? संविधान को तब मानेगा जब वो उसकी पहचान को बढ़ाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं, आप इस विचार को प्रयोग में लाएं कि स्वयं अपने से प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे सभी लोगों को उन्हें मानने का कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। अब हम देखते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। अब ये काम करता है, पहला क्या किया? प्रावधान, मौलिक प्रावधान किए और एक निश्चित किया, और उसके बाद देखते हैं संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा भी बनाता है। सीधा जनता की नहीं, जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह नष्ट कर देता है। किसको? संविधान को। जरूरी नहीं कोई जनता समाप्त करेगी उसको, क्योंकि वह अपनी शक्तियों बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। हमने देखा ना कि हमारी सरकार को कितने भागों में बांटा गया? 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका क्या करेगी? कानून बनाएगी। और कार्यपालिका क्या करेगी? कानूनों को लागू करेगी। और विधायिका क्या, न्यायपालिका क्या करेगी? उनका संशोधन करेगी अगर वो संविधान के अनुसार नहीं है। इसी प्रकार जैसे निर्वाचन आयोग आदि में भी बांट दिया जाता है। इससे सुनिश्चित हो जाता है यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहे तो दूसरी संस्था उसको क्या करेगी? अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेगी। जैसे हमने देखा, व्यवस्थापिका अगर कोई ऐसा कानून लागू कर देती है जो संविधान के अनुसार नहीं है, तो न्यायपालिका क्या कर देगी? उसको नियंत्रित कर लेगी और उसको लागू नहीं होने देगी। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है, उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम और प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन का संतुलन होना चाहिए। लचीलापन मतलब उसमें बराबर बदलाव किया जा सके। हमारा जो संविधान है कठोर भी है और अपनी प्रकृति से लचीला भी है, यानी कि प्रकृति के अनुसार और समय के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। ज्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव को नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अगर कठोर बना दिया तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन नहीं होगा तो समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी कि संविधान को क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना पड़ेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने में और नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हुए आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को अपने अगले अध्याय में देखेंगे। जीवंत दस्तावेज वाले में हम उसमें देखेंगे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज। क्यों कहा गया जीवंत दस्तावेज? क्योंकि इसमें सारी जो नियम कानून है इस हद तक उनको लागू किया गया है कि सभी उसको मानने के लिए बाध्य हैं। कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकता। अतः यह पता लगाने की क्या किसी संविधान की सत्ता मान्य है, आप अपने से 3 प्रश्न कीजिए। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया वे विश्वसनीय थे? हाँ, इस प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में आगे मिलेगा आपको। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझकर के साथ व्यक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान न हो। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है वे संविधान को पालन करें। तीसरा, क्या संविधान लोगों को आशाओं और आकांक्षाओं का पिटारा है? हाँ, बिल्कुल है। संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफी कुछ इस सीमा पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय के बुनियादी सिद्धांत क्या है, इस पुस्तक का अंतिम अध्याय इसका आपको उत्तर देगा, जो मैं आपको समझाऊंगी। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान कैसे बना। इसको हम
जैसे कि हमने देखा कि 1947 से पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे और हमने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी, और जब तोड़ी तो हमने अपने देश के शासन को चलाने के लिए हमारा संविधान बनाया। और उस संविधान को बनाया कैसे, ये हम देखते हैं। ये संविधान औपचारिक रूप से एक संविधान को बनाना जिसमें अविभाजित भारत के में निर्वाचन किया गया। अविभाजित मतलब भारत में विभाजन हुआ कब, 1946 में ही प्रक्रिया शुरू हो गई थी, यानी भारत और पाकिस्तान बांट दिए गए थे, दो देश बन गया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और फिर 14 अगस्त 1947 को। 9 दिसंबर को जब बैठक हुई तो ये भारत कैसा था, अविभाजित। कैसा था, अविभाजित। लेकिन 14 अगस्त को जब बैठक हुई 1947 में तो ये कैसा हो गया, विभाजित भारत हो गया, यानी कि भारत के दो टुकड़े हो गए। कौन कौन से, भारत और पाकिस्तान। भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष विधि कैसे, प्रत्यक्ष विधि यानी सामने डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। अब संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं ना, ने प्रस्ताव की थी। अब इस योजना के अनुसार क्या क्या हुआ था, देखें। प्रत्येक प्रांत, देश, रियासत, रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या कर दिया, सीटें दी गई। और यह अनुपात रखा गया, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को कितने, न्यूनतम 93 सीटें दी गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य में उसकी जनसंख्या अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको मैं आपको आगे समझाऊंगी, एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। ठीक है, आज हम इतना ही इसमें अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में हम इसके आगे का आपको समझाएंगे। धन्यवाद।